गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुर आहूजा। आज हम बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक्स। प्रोग्राम इज halting heart attack. What are heart attacks? Heart attacks, we know that हमारी कंट्री में इतने लोगों को हार्ट अटैक होता है। एवरी वन हैज़ अ नियर और डियर वन, जिसके फैमिली में पड़ोसी किसी न किसी को हार्ट अटैक हुआ रहता है। एंड दैट इज़ अ प्रीटी कॉमन प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट 25% ऑफ all deaths in India are because of हार्ट अटैक। एंड हार्ट अटैक इज़ नॉट, एक ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक एक अकेली चीज़ है। हार्ट अटैक जिसको होता है उसको स्ट्रोक का रिस्क भी ज़्यादा होता है, उसको पैरों की आर्टरीज की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। तो इट्स अ कॉमन सिंड्रोम, कॉमन एंटिटी विच इन्वॉल्व्स एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। पहले तो ये समझना चाहिए कि हार्ट अटैक को हम कार्डिक अरेस्ट से कंफ्यूज ना करें। व्हाट इज़ कार्डिक अरेस्ट? कार्डिक अरेस्ट होता है कि फॉर वट एवर प्रॉब्लम हमारे हार्ट अचानक स्टैंड स्टिल पे आ जाता है, रुक जाता है काम करना, जैसे कि एरिथमियाज है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, कार्डिक टेम्पोनेट, एंड वन ऑफ द कॉमन रीजंस इज हार्ट अटैक। सो हार्ट अटैक क्या होता है? हमारे शरीर के हर अंग को काम करने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए। वो ब्लड सप्लाई देने के लिए या खून पहुंचाने के लिए नसें होती है जिनको हम बोलते हैं आर्टरीज। जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं उनको बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरीज। सो जब कॉर्नरी आर्टरीज में कोई अचानक से ब्लॉकेज आ जाता है, सडनली क्लॉट फॉर्मेशन होता है, तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई कम मिलने की वजह से हार्ट का जो पेन होता है, जिसको मेंजाइना कहते हैं, या उसका हार्ट का जो डैमेज होता है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। एंड हार्ट अटैक इज अ कॉमन रीजन फॉर कार्डिक अरेस्ट, बट दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज, दे आर नॉट कॉमन। सो कार्डिक अरेस्ट में अक्सर क्या होता है कि पेशेंट सडनली बेहोश हो गया काम करते करते, या सडनली उसकी डेथ भी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं, हम कॉमनली एसोसिएट करते हैं कि पेशेंट को अचानक से छाती में दर्द हुआ या सांस फूला, या कई लोगों को कार्डिक अरेस्ट होने की वजह से चक्कर भी आ सकता है। सो हार्ट अटैक हमने ये समझा क्या चीज़ होती है। कॉमनली इसमें सिम्टम्स यही होते हैं चेस्ट पेन का। चेस्ट पेन कई लोग सोचते हैं क्योंकि हमारा हार्ट प्रेडोमिनेटली लेफ्ट साइड होता है, कि हमारा हार्ट का पेन, चेस्ट पेन जो लेफ्ट साइड है वो हार्ट का है, जो राइट साइड का वो हार्ट का नहीं है। ऐसा नहीं है। चेस्ट पेन बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक कैन बी आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। किसी भी आर्म में या बाजू में हो सकता है, चाहे वो दायां हो चाहे बायां हो। कई बार गले में होता है, कई बार पेट के अपर हिस्से में होता है, कई बार जबड़े में होता है, कई बार पीठ में होता है। एंड अगर वो पेन 1-2 मिनट से ज़्यादा है, 5-7 मिनट तक चल रहा है, तो उसके हार्ट अटैक होने के साथ ज़्यादा है। और अक्सर जिस पेशेंट को हार्ट अटैक के पेन होता है उसको कई बार सांस फूलती है, धड़कन की दिक्कत होती है, चक्कर आ सकते हैं, थकान लग सकती है। जो कई बार हम ये देखते हैं कि पेट के अपर हिस्से का पेन है, एसिडिटी करके कई बार इग्नोर कर देते हैं, वो एक्चुअली कई बार हार्ट अटैक का पेन होता है। हार्ट अटैक किसको हो सकता है? जैसा कि हमने कहा, हार्ट अटैक हमारे हमारे देश में मृत्यु का सबसे कॉमन कारण है। तो हार्ट अटैक बहुत सारे लोगों को रिस्क है, बट ऐसा नहीं है कि हम हर एक को हार्ट अटैक के प्रिवेंशन के लिए ट्रीट करें। हमारा गोल ये होता है कि हम पहले तो उनको पहचाने जिनको रिस्क ज़्यादा है, उनके लिए क्या करना है, और जिनको रिस्क कम है उनको क्या करना है। ये हमारी मेडिकल साइंस का हम बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन या प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन। हार्ट अटैक का रिस्क सबसे ज़्यादा, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं वी कांट चेंज देम, दे आर नॉन चेंजेबल फैक्टर्स। जैसे कि हमारा एज बढ़ने के साथ हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, या हमारे एक मेल होने के नाते हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है, या हमारी फैमिली हिस्ट्री अगर स्ट्रांग है। अगर मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ था, या मेरी माताजी को हार्ट अटैक हुआ था, मेरे ब्रदर को हुआ था, या मेरे बच्चों को हुआ है, सो ऑफकोर्स बिकॉज हम बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे शेयर करते हैं फैमिली में। एक जीन्स शेयर करते हैं हम, एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि हमारा खाना पीना उठना लाइफस्टाइल हमारा बहुत हद तक मैच करता है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स फैमिली में रन करती हैं। सो अगर मेरी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में मेरे इमीडिएट मेंबर किसी को हार्ट अटैक का हुआ है, या किसी को एंजाइना हुआ है या स्ट्रोक हुआ है, तो मेरा हार्ट अटैक का रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये सारी, ना हम अपनी एज चेंज कर सकते हैं, ना हम अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, ना हम अपनी फैमिली हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं। तो दीज फैक्टर्स हमें मालूम है कि हमारे हार्ट अटैक के रिस्क का कारण है, बट इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट दे आर अदर फैक्टर्स विच वी कैन चेंज, यानी कि जिसको हम या तो हम रोक सकते हैं होने से, या अगर रोक नहीं सकते तो उसको हम मैनेज इस तरह से कर सकते हैं कि हमारा हार्ट अटैक का रिस्क कम से कम हो। ये कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे कॉमन कारण हमारे देश में है डायबिटीज़ का होना। डायबिटीज़ के अलावा ब्लड प्रेशर अगर किसी का एलिवेटेड हो, हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो हार्ट, ये एक हार्ट, स्मोकिंग, एक्सरसाइज, ओबेसिटी, एंड
एक टाइप ऑफ पर्सनालिटी जिसको हम बोलते हैं, जो जो जिनका ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बीट इमोशनल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, उनमें भी हार्ट अटैक। उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि जो अंडर रिसर्च है या अंडर डेवलपमेंट है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन एक फैक्टर है, या कई बार ऐसी है पीसीओडी एक फैक्टर है, या इस तरह के कुछ फैक्टर्स ऐसे और भी हैं जो अपने आप में हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। तो इनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स। व्हाट आर कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स? सो सबसे कॉमन एक जो कारण है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है? कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का फैट है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल टोटली अनवांटेड है। कोलेस्ट्रॉल एक लिमिटेड मात्रा में हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल आइटम है। क्यों? क्योंकि हमारे जो टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं, उनमें उनकी एक आउटर मेम्ब्रेन जिसको सेल वॉल बोलते हैं, उसका कोलेस्ट्रॉल एक एसेंशियल कंपोनेंट है। विदाउट कोलेस्ट्रॉल, अगर हमारी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल जीरो हो जाए तो मे बी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सो एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे सर्वाइवल के लिए कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में एक्सेस में होने की वजह से हमको दिक्कत देता है। सो ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो एग्जिस्ट करता है वो प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। सो या लाइपोप्रोटीन्स, सॉरी नॉट फॉस्फोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स। तो लाइपोप्रोटीन्स के साथ जब हमारा एग्जिस्ट करता है, हमारे दो कॉमन फॉर्म है जिसको बोलते हैं हम HDL और LDL। L इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, H इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। LDL इज द काइंड ऑफ लाइपोप्रोटीन विच क्रिएट्स ट्रबल फॉर अस। LDL जब हमारी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट के बियॉन्ड जाने लगता है, वो जो कोलेस्ट्रॉल हमारे सर्कुलेशन में है वो हमारे आर्टरीज की वॉल्स में डिपॉजिट होने लगता है। वो डिपॉजिट होता है, फिर वो ऑक्सीडाइज होता है, फिर और डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, एंड वो फिर प्लाक फॉर्मेशन होता है। प्लाक फॉर्मेशन के साथ साथ वो जब वो प्लाक, यानी कि एक आर्टीरियल वॉल की, नॉर्मली एक आर्टरी वॉल हमारी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, अगर वो उसमें प्लाक डिपॉजिशन होता है तो आर्टरी की वॉल धीरे धीरे नैरो होने लगती है। और जितना ज़्यादा वो प्लाक ग्रोथ करता है, जितना ज़्यादा हमारा कोलेस्ट्रॉल होगा विद टाइम वो प्लाक ग्रोथ करेगा, हमारी आर्टरी की वॉल की थिकनिंग होगी, और जो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो का रास्ता है वो छोटा होता जाएगा। इसको एक एनालॉजी लेंगे तो एक पाइप में अगर एक पाइप अगर 2 इंच या 3 इंच का डायमीटर है, अगर जब तक उसमें बिल्कुल खुला हुआ है तो उसमें पाइप में पानी का फ्लो बहुत अच्छा हो सकता है। अगर उसी में कचरा डिपॉजिट होने लगे, वो नैरो होने लगे, तो उसमें पाइप का प्रेशर कम होगा, ब्लड सप्लाई सेम वे में आर्टरीज में कम हो जाएगी। ऑन द अदर एंड HDL वो वाला कोलेस्ट्रॉल है जो ये आर्टरीज से बैड वाले कोलेस्ट्रॉल को पिक करके जाता है, लिवर को देता है कि आप इसको मेटाबलाइज करो और बॉडी से निकालो। सो HDL इज द थिंग विच प्रोटेक्ट्स अस, LDL इज द थिंग विच हार्म्स अस। इन दोनों का इंटरप्ले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई बार हम एक LDL की तवज्जो देने के बजाय हम LDL और HDL का रेशियो भी डिस्कस करते हैं कि LDL HDL का रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे बॉडी के लिए ख़राब होगा। दूसरी चीज़, ये कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ है हमारी बॉडी से? बहुत सारे लोग मानते हैं कि सारा कोलेस्ट्रॉल हमारे शायद खाने पीने से आता है, बट हमें ये समझना ज़रूरी है कि बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी खुद बनाती है। क्यों बनाती है? बिकॉज मैंने जैसे डिस्कस किया था, हमारे सर्वाइवल के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम पूरी तरह से कोलेस्ट्रॉल डिपेंडेंसी के लिए हम किसी और सोर्स पे डिपेंड हो जाएंगे तो शायद हमारा सर्वाइवल भी बहुत अनरिलायबल हो जाएगा। तो कुदरत ने एक सिस्टम ऐसा बनाया है जिसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल बॉडी खुद बनाती है एंड लीवर बनाता है। सो ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर कोलेस्ट्रॉल कम्स फ्रॉम आवर लिवर एंड ओनली 1/3 कम्स फ्रॉम आवर डाइट। डाइट से 1/3 आने का मतलब यह है कि हम 1/3 वाला फैक्टर ही चेंज कर सकते हैं। 2/3 वाला फैक्टर ऐसा है जिसको हम केवल खाने पीने से या लाइफस्टाइल से चेंज नहीं कर सकते हैं। इस 1/3 को चेंज करने के लिए क्या करना है? 1/3 को चेंज करने के लिए हमें खाना अपना ऐसा करना है जिसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल या LDL कम बने और HDL ज़्यादा से ज़्यादा हो। अनफॉर्चुनेटली HDL बढ़ाने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं डाइट में। फ़िश अपने आप में एक ऐसा माना जाता है कि जो फ़िश अपने आप में, या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो आपका HDL कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। तो ऑयली फिश जो होती हैं या फिर वॉलनट्स हैं जो थोड़े अमाउंट में लिए जाएं तो आपका HDL इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा HDL इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपका HDL इंप्रूव कर सकता है। दूसरी चीज़ है LDL कम करने के लिए क्या करना है? आपको अपना खाने पीने में ऐसी चीज़ें कम खानी है जो बहुत ज़्यादा ऑयली हो, पर्टिकुलरली ट्रांस फैट्स। सो अगर आप
बाज़ार से कुछ भी सामान लेते हो, अगर आप देखोगे कोई भी पैकेज फूड आइटम है उसमें अगर फैट्स की लेबलिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक ट्रांस फैट्स आते हैं, सैचुरेटेड फैट्स आते हैं, एंड देन अनसैचुरेटेड फैट्स में दो तरह के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। सो सबसे खराब हमारे शरीर के लिए है ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स क्या करते हैं, एलडीएल भी बढ़ाते हैं, एचडीएल भी कम करते हैं। सो डबल तरीके से नुकसान करते हैं। एलडीएल भी बढ़ाया, एचडीएल भी कम किया, तो एलडीएल एचडीएल का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ा। ये होते हैं हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स। सो अगर आप कोई भी बाजार का पैकेज आइटम ले रहे हो तो मेक इट श्योर दैट यू डोंट बाय एनी आइटम विच कंटेन्स ट्रांस फैट्स। सो जो पुराना हम कहते थे, जो बेकरी में कई बार अनलेबल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, डालडा जिसे बोलते हैं, अनलेबल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ट्रांस फैट्स बहुत होते हैं। सो अनलेबल्ड प्रोडक्ट्स, स्पेशली बेकरी प्रोडक्ट्स, और अगर आप कोई पैकेज आइटम खोल रहे हैं तो उसमें ट्रांस फैट्स नहीं होने चाहिए। इवन अगर आप कोई ऑयल फ्राई करने के लिए यूज़ करें, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं, बहुत देर तक काटते हैं, तो उसमें ट्रांस फैट्स बनने लगते हैं। तो भले ही वो ऑयल में शुरू में ट्रांस फैट्स नहीं थे, आप उसको मिसयूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, तो उसमें ट्रांस फैट्स बनने लगते हैं। दैट ऑयल हैज़ टू बी डिस्कार्डेड। उस ऑयल को दोबारा इस्तेमाल ना करें। फिर सेकंड कैटेगरी होती है सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स क्या करते हैं, सैचुरेटेड फैट्स आपका एलडीएल तो बढ़ाते हैं, एचडीएल पे असर नहीं डालते हैं। सो हालांकि वो ख़राब है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में लिए जा सकते हैं, बिकॉज फैट्स हमारे खाने में एक एसेंशियल पार्ट ऑफ टेस्ट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ एसेंशियल वाइटामिन, सॉरी एसेंशियल फैटी एसिड्स भी हमारे काफ़ी हद तक फैट्स आते हैं। सो ये सैचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं, ये होते हैं देसी घी या मक्खन। तो आप इनको अगर लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करते हैं तो आप सेहतमंद रह सकते हैं। थर्ड आइटम होता है अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स माने कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ये हमारे कहाँ से आते हैं, ये हमारे आते हैं वेजिटेबल ऑयल से। सो वेजिटेबल ऑयल भले ही वो ऑलिव ऑयल हो या सनफ्लावर ऑयल हो या मस्टर्ड ऑयल हो जिसको सरसों का तेल कहते हैं, या फिर हमारा सोयाबीन ऑयल हो, एनी काइंड ऑफ ऑयल एक्सेप्ट फॉर पाम ऑयल। पाम ऑयल सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जबकि इन बाकी सब तेलों में अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अलग हर एक ऑयल में डिफरेंट कॉम्बिनेशन है पोफा एंड मोफा का। सो ये ऑयल काइंड ऑफ फैट हमारे लिए इन तीनों कैटेगरीज में सबसे बेटर है। ये क्या करता है, एलडीएल भी बढ़ाता है बट एचडीएल भी बढ़ाता है। तो एलडीएल और एचडीएल का रेशियो कई बार तक संभाल के रखता है। सो इसलिए ये कहा जाता है कि आप ट्रांस फैट्स बिल्कुल ना लें, सैचुरेटेड फैट्स लिमिटेड अमाउंट में लें, अनसैचुरेटेड फैट्स एक रीजनेबल अमाउंट में आप ले सकते हैं। हम फैट्स टोटली डाइट से क्यों नहीं हटा सकते, फॉर टू रीजंस। एक तो फैट्स हमारे खाने के टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक मेडिकल पॉइंट से देखें हमारे लिए कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो बॉडी हमारा खुद नहीं बना सकता है, वो हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज से हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं नेसेसरली। तो दीज आर कॉल्ड एसेंशियल फैटी एसिड्स। और हम बहुत ज़्यादा क्यों नहीं लेते हैं, अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम बहुत सारे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसलिए नहीं लेते हैं बिकॉज एक तो बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट जा रहा है, दूसरा फैट में कैलोरीज बहुत होती हैं। सो अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा कैलोरीज लोगे तो भी आपको नुकसान मिलेगा। सेकेंड थिंग जो हमारे डिस्कस करने वाली है डायबिटीज़। सो आर्स इज़ अ कंट्री विच इज़ एक्चुअली ऑन अ पेंडेमिक ऑफ डायबिटीज़। यानी कि हमने कोविड पेंडेमिक का नाम सुना है, बट एक डायबिटीज़ एक पेंडेमिक, यानी कि एक डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जो किसी भी और देश से ज़्यादा शायद हमारे देश में है। आप अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों में, अपने कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे हर चौथा पांचवें बंदे को डायबिटीज़ है। क्यों डायबिटीज़ है, एक हम जेनेटिकली प्रोन है। जेनेटिकली प्रोन मतलब हम साउथ एशियंस का माना जाता है कि हमारा एज कम्पेयर टू अ वेस्टर्नर आर बॉडी इज़ मोर प्रिडिस्पोज टू डायबिटीज। यानी कि अगर फॉर सेम लाइफस्टाइल सेम पैरामीटर्स हमारी को डायबिटीज़ होने के चांस ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़, हमारा एक्सरसाइज पैटर्न इतना अच्छा नहीं है। बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री हम लोग शायद एक्सरसाइज पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। तीस बीइंग अ अपकमिंग डेवलपिंग कंट्री हमारे डाइटरी पैटर्न्स आर वेरी बैड एंड देयर मे बी अदर इन्फ्लुएंसेस ऑल्सो, बट दैट इज ट्रू इज आवर कंट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। डायबिटिक्स में कुछ खास चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक डायबिटिक मेल में अगर हार्ट डिजीज़ का रिस्क 2 गुना या 3 गुना होता है, वही फीमेल में 4 या 5 गुना होता है। सो फीमेल को अगर डायबिटीज़ हो जाए तो वो हमसे बहुत ज़्यादा रिस्क पे है डायबिटीज़, सॉरी कार्डिक प्रॉब्लम्स के। ऐसा होता क्यों है, एक डायबिटीज़ में एक तो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। जो हमारा एलडीएल होता है उसका कंसंट्रेशन, जो हार्मफुल कंसंट्रेशन है
वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। HDL जो हमारा अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है। उसके अलावा जिसको डायबिटीज़ होती है उसको अक्सर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। डायबिटीज़ में जो शुगर मेटाबॉलिज्म होता है उसके हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी जो है आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ाने के चांस देते हैं। डायबिटिक पेशेंट अक्सर ओबीज होते हैं, अक्सर उनमें एक्सरसाइज की कमी होती है। ये सारी चीज़ें मिलके हमारे को हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। करना क्या है हमने इसके लिए, डायबिटीज़ के लिए ऑफ कोर्स अगर डायबिटीज़ नहीं है तो वी वुड लाइक टू प्रिवेंट डायबिटीज़, यानी कि हम चाहेंगे कि डायबिटीज़ हो ही ना। कैसे ना हो इसके लिए आप अपना वेट मेंटेन करें, अपना एक्सरसाइज करें, अपने खाने पे ये ध्यान रखें कि आपका कैलोरी इनटेक एक्सेस ना हो। आपका अगर ये चीज़ें करते हैं, अगर आप ओवरवेट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो डायबिटीज़ एक तो पहली बात होने से बचती है। बट अगर किसी को डायबिटीज़ है, वो डायबिटीज़ कंट्रोल करने के आपको है, डायबिटिक पेशेंट एनीवन एंड अबव 40 इज एडवाइज्ड टू टेक statins। statins इज वन मेडिकेशन जो आपका हार्ट की प्रॉब्लम होने का चांस बचाती है। आप अपना बॉडी वेट मेंटेन करें। एक कॉन्सेप्ट है बॉडी मास इंडेक्स, BMI। BMI अगर एक वेस्टर्न कंट्री के इंडिविजुअल के लिए या एक यूरोपियन सिविलाइजेशन के किसी बंदे के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए BMI 25 से ऊपर बोला जाता है कि ओबीज है। बट फॉर इंडियंस, बिकॉज हम लोग डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन है, हमें माना जाता है कि हमें BMI 23 से नीचे रखना है। यानी कि फॉर आर हाइट आर वेट शुड बी लिटिल लेस एज कम्पेयर टू वेस्टर्नर। दैट इज बिकॉज आर मसल मास इज लेस, आर फैट कंटेंट इज मोर। यानी कि हमारी बॉडी में मसल कम है, फैट ज़्यादा है। सो हमें अपना वेट भी लिमिटेड रखना है, हमें अपनी एक्सरसाइज रेजिमेंट भी रखनी है, एंड डायबिटीज़ कंट्रोल, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। थर्ड हो गया हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या चीज़ है? हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का एलिवेटेड होना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि मेरा सिर में दर्द है तो हाइपरटेंशन है, सिर में दर्द नहीं है तो हाइपरटेंशन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर दर्द के बहुत सारे रीजन होते हैं। ऑन द अदर हैंड आपका हाइपरटेंशन हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा और आपको सिर दर्द ना हो। इसका सही तरीका पहचानने का यही है कि एनीवन एंड अबव 18 या 20 के ऊपर एटलीस्ट अपना ब्लड प्रेशर एक बार ज़रूर चेक कराएं। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो यू कैन फॉलो इट आफ्टर 4 और 5 ईयर्स। बट अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो ऑफकोर्स उसको मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार आपको पता लगेगा आपको ब्लड प्रेशर है, आप उसी के बाद मैनेज कर सकते हैं। अगर आप अनभिज्ञ हैं, यू आर unaware about your hypertension or blood pressure status, you can never manage it. So it's important that you monitor your blood pressures at least at a regular interval of time. So जब आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे, इफ़ इट इज़ कंसिस्टेंटली अबव 140/90, और आज की तारीख में कुछ गाइडलाइंस और स्ट्रिंजेंट हैं जो कहते हैं कि शायद हमारा अच्छा ब्लड प्रेशर इज़ लेस देन 120/80, जिसका 120/80 से ज़्यादा है उसको अवेयर हो जाना चाहिए। और अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ब्लड प्रेशर के लिए हम थोड़ा सा और अवेयर होते हैं। तो कुछ गाइडलाइंस ये कहते हैं कि इवन 130/80 इज़ द राइट ब्लड प्रेशर, जिसके ऊपर आपको मेडिसिन शुरू कर देनी चाहिए। यानी कि आपका अगर 120/80 के नीचे ब्लड प्रेशर रहता है, यू आर कंसिडर्ड टू बी हेल्दी इन टर्म्स ऑफ ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार 130/80 के ऊपर रहता है तो यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट इट। एंड अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी हैं, जिनमें जैसे स्ट्रोक हो चुका है या आपको कुछ किडनी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ है, तो मे भी आपका डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन उसी समय शुरू करना चाहेगा। बट अगर नहीं भी शुरू करना चाहते तो 140/90 इज़ द फाइनल कट ऑफ, जिसके ऊपर ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन हर एक को लेनी चाहिए। जब आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का केवल ऐसा नहीं है कि आपको हार्ट अटैक पे फ़ायदा मिलेगा। आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से आपको हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम्स कम होंगी, आप चांसेस कम है, आपको स्ट्रोक के चांसेस प्रॉब्लम कम है, किडनी की प्रॉब्लम्स कम है, आपको आई की प्रॉब्लम्स कम है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से आपको बेनिफिट हर जगह मिलेगा। एंड ऑफकोर्स फर्स्ट स्टेप, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है तो लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस इज़ द फर्स्ट वे टू गो। लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस यानी कि जो चीज़ हमने डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस की, आप अपने खाने पीने में ऑयली फूड कम करेंगे, जैसा हमने ऑयल डिस्कस किया वैसे करेंगे। आप अपने खाने में मीठा या रिफाइंड शुगर्स कम से कम लेंगे। सॉरी, रिफाइंड शुगर्स यानी कि चीनी, गुड़ या शहद। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि आप चीनी ना लेकर शहद ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। ऑफकोर्स शहद या गुड़ में कुछ ऐसे तत्व हैं जो चीनी में नहीं है, रिफाइंड प्योर नहीं है, बट मीठा कंपोनेंट या सिंपल शुगर का कंपोनेंट एग्जैक्टली सेम है।
अगर आप चीनी से गुड़ लेना भी चाहते हैं, रिप्लेस करना भी चाहते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप उसको कम से कम मात्रा में लें। आपको जो मीठा चाहिए वो नेचुरल सब्सटेंसेस से लें, जैसे कि आप फ्रूट से ले सकते हैं। जिसको मीठे का शौक है वो थोड़े से फ्रूट्स खा सकता है। उसके अलावा आपको अपने खाने में फाइबर का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, ताकि फाइबर का रोल केवल इतना नहीं है कि आपको वो मोशंस के लिए या कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग के अलावा वो कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज़ कंट्रोल में भी हेल्प करता है। आपको अपने खाने में वेजिटेबल एंड फ्रूट इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 to 3 पोर्शंस ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट डेली होना चाहिए। अगर आप मिल्क लेते हैं तो आप कोशिश करें कि उसका मिल्क का जो फैट पार्ट है यानी कि मलाई वो हटा कर लें। एल्कोहल अगर आप लेते हैं तो एल्कोहल शुड बी लिमिटेड, लेस देन, हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात नहीं करेंगे, बट अगर हार्ड ड्रिंक की बात करें, हार्ड ड्रिंक्स शुड बी लेस देन 60 ml इन अ स्पैन ऑफ 24 hours, शुड नेवर एक्सीड फॉर दैट। इवन इफ अगर आप हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार ले रहे हैं तो भी इस लिमिट को एक्सीड ना करें। उसके बाद आता है एक ओबीज या ओवरवेट होना। अपने आप में हमने डिस्कस किया कि हार्ट प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ा कारण है। सो ओबीज में भी, अब मैंने आप जैसे डिस्कस किया, हमारा BMI शुड बी लेस देन 23। एंड एक फिर उसके बाद आता है एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जिम में जाएंगे तो ही बेनिफिट है, ऐसा नहीं है। या कई लोग सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज, हम जो चलते रहते हैं सारे दिन वही एक्सरसाइज है। बहुत सारे हाउसवाइफ्स में ये बहुत सारा माना जाता है कि हम सारे दिन काम करते रहते हैं तो हमारे लिए यही एक्सरसाइज है। बट इसमें यह समझना ज़रूरी है कि एक्सरसाइज की दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वन इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, सेकेंड इज़ द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। ड्यूरेशन मतलब आप कितनी देर करते हैं, और इंटेंसिटी मतलब आप कितने जोर वाले लेवल पर करते हैं। अगर मैं सारे 1 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगाऊं और 5 किलोमीटर चलने में आधा घंटा लगाऊं, दोनों में ड्यूरेशन का भी फ़र्क है, इंटेंसिटी का भी फ़र्क है। तो जो एक्सरसाइज की ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, जिस एक्सरसाइज की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, वो एक्सरसाइज आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। इसको हम बोलते हैं, एक्सरसाइज अब 2 फॉर्म में हो सकती है। एक है एरोबिक एक्सरसाइज, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि आप वॉक करते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, आप साइकिल चलाते हैं, आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप स्क्वैश खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं। यानी कि जहाँ पे दौड़ने भागने वाला काम है, आप जहाँ अपने बॉडी की ही एक्सरसाइज कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल वेट्स और समथिंग लाइक दैट। सो जहाँ पे ये एरोबिक एक्सरसाइज है, इसको माना जाता है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे, यानी कि आप कम से कम आधा घंटे के लिए एक्सरसाइज करें, और इतनी स्पीड से एक्सरसाइज करें कि आपका कम से कम उस एक्सरसाइज करने में सांस फूले। यानी कि आप अगर इतना आराम से चल पा रहे हैं कि आपको बात करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ आप बात कर सकते हैं चलते चलते, वो एक्सरसाइज आपको बेनिफिट दे, ऐसे चांसेस बहुत कम है। आपकी एक्सरसाइज ऐसे हो कि आपको बात करने में थोड़ी सी दिक्कत हो, आपको शब्द बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आए, दैट इज द मिनिमम लेवल ऑफ एक्सरसाइज यू शुड हैव। आप इस एक्सरसाइज के बियॉन्ड और टफ एक्सरसाइज करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी एंड योर अपनी एज, तो वो आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा देगी। तो आप चाहे बैडमिंटन खेलें, चाहे आप जॉगिंग करें, चाहे आप स्विमिंग करें, आपको हर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में ये चीज़ का ध्यान रखना है। सेकेंड होती है एनारोबिक एक्सरसाइज, जहाँ बॉडी का वेट यूज़ करते हैं अपने एक्सरसाइज के लिए, जैसे कि पुशअप्स हैं या स्क्वाट्स हैं या डंबल्स हैं या जिमिंग है। वहाँ पर एनारोबिक एक्सरसाइज आपको बेनिफिट देती है इन टर्म्स ऑफ मसल हेल्थ एंड बोन हेल्थ। सो वो भी एक्सरसाइज एटलीस्ट आपको हफ्ते में 2-3 बार करनी चाहिए 30 मिनट्स के लिए, बिकॉज वो आपकी बोन एंड मसल हेल्थ के अलावा आपका फैट लॉस में भी हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे अनकन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हो गए, जैसे कोई फीमेल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है या कोई PCOD का पेशेंट है, ये अपने आप में रिस्क फैक्टर्स भी हैं हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। ये चीज़ों को हम इस फोरम में डिस्कस ना करेंगे, बिकॉज ये बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। इसके अलावा एज हमने डिस्कस किया, हमने जेंडर डिस्कस किया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जेंडर, जहाँ तक हम मानते हैं, कई लोग मानते हैं कि अगर मैं फीमेल हूँ हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। अगर प्री मेनोपॉजल एज ग्रुप में फीमेल है, यानी कि यंग फीमेल है 20s 30s में 40s में, उसको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम है। ओनली फैक्टर इज़ इफ़ अगर किसी यंग फीमेल को डायबिटीज़ हो या बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, तो यंग एज में भी
हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। बट बियॉन्ड दैट, अगर आपको 40-45 के बाद जहाँ एक बार फीमेल मीनोपॉज हो गया, उसके बाद हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत रैपिडली कैचअप करती हैं, बिकॉज हमारे जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं हमारे लिए हार्ट के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बट आफ्टर मीनोपॉज दोज हार्मोन्स आर गॉन। जब वो नहीं होते तो हमारे जितने भी लाइफस्टाइल के बैड फैक्टर्स हैं, ओबेसिटी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दे कैच अप वेरी फास्ट। सो वंस अ फीमेल गेट्स अबव 45-50, उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी कैचअप करती हैं, एंड समटाइम्स दे हैव अ टेंडेंसी कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स शायद मेल से कई बार ज़्यादा भी होती हैं और ज़्यादा सीवियर फॉर्म में होती हैं, बिकॉज कई बार फीमेल्स में एक दूसरा इशू है कि उनके कई बार सिम्टम्स भी मेल से डिफरेंट होते हैं। उनको अक्सर चेस्ट पेन ना होकर बड़े एटिपिकल चेस्ट पेन होते हैं जो क्लासिकल एंजाइना वाले पेन जैसे नहीं होते हैं या उनको कई बार केवल सांस फूलती है, उनको चक्कर आता है, उनको चेस्ट पेन ना होने की बजाय। सो कई बार उनके सिम्टम्स मिस भी होते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली after menopause, females tend to catch up with the disease and they are often underdiagnosed and undertreated. So females should be even more careful about heart problems than males, and they should take care of these. I would be happy if I have any questions. I'll be happy to answer that. So one of my questions is how corona affects to heart health. So corona is a virus. It's a sort of infection. It can affect heart in so many things, so many ways. One, of course, corona may, because any infection has a tendency to precipitate a heart attack. सो अगर हम फ्लू इन्फेक्शन की बात करें, फ्लू इन्फेक्शंस में भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो कोरोना इज़ अ टाइप ऑफ अ डिफरेंट फ्लू विच फॉर विच आर बॉडी इज़ नॉट इम्यून टू, बट अगर वो होता है हमको हार्ट अटैक के चांसेस. दूसरी चीज़ है, कोरोना एक पर्टिकुलरली ऐसा वायरस है जिसमें क्लॉटिंग टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर इन्फेक्शंस. क्योंकि क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ती है तो हार्ट की आर्टरीज में भी अटैक होने का रीज़न क्लॉटिंग है, तो हार्ट अटैक का एक कारण कोरोना है अपने आप में. बट इसके अलावा भी कोरोना बहुत जगह क्लॉटिंग कर सकता है, हमारी पैर की वेन्स में क्लॉटिंग कर सकता है. एंड क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सारे ही हार्ट के थ्रू, लंग्स के थ्रू फिल्टर होके आता है, यही क्लॉट अगर टूट के हार्ट में या लंग्स में चला जाए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसे बोलते हैं, उसमें भी हार्ट पे बुरा असर आ सकता है. इसके अलावा हमारे हार्ट की धड़कन, अक्सर देखा गया है कोरोना पेशेंट्स में, अगर सीवियर कोरोना है तो उनकी हार्ट की धड़कन की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनमें से एक स्लो हार्ट रेट बहुत कॉमन देखा गया है कोरोना के पेशेंट्स में. हार्ट की वीटी या कार्डिक अरेस्ट कोरोना में हो सकता है. उसके अलावा मायोकार्डाइटिस, जिसमें कोरोना वायरस डायरेक्टली हार्ट को डैमेज करता है, बट मोर ऑफन क्या होता है, सेप्सिस जब होती है, हमारी इन्फ्लेमेटरी स्टेट होती है, बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है और उल्टा हार्ट को ओवरवर्क करना पड़ता है, उस समय हार्ट पे ऊपर इतना जोर आता है कि हार्ट कई बार टेम्परेली वीक भी हो सकता है और कई बार परमानेंटली भी हो सकता है, जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं या ताकोसुबो कार्डियोमायोपैथी कहते हैं. तो कोरोना बहुत तरीके से हमारे हार्ट को अफेक्ट कर सकता है. एनी अदर क्वेश्चंस? So that should be all. Thank you. I believe this discussion would be of some use to all of you, and I would request, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप अपना सेहत का ध्यान रखें, एंड इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका फ्यूचर सेफ होगा. आपको हार्ट अटैक होने के चांस, जैसी बीमारी के चांस कम से कम रहेंगे. थैंक यू. धन्यवाद.